नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। अब दुकान में ग्राहक भी आएंगे और आप मुनाफा भी कमाएंगे। दुकान से जुड़ी हर समस्या का आज मिलेगा समाधान। देखिए कालचक्र। तो अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो आज का शो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपकी दुकान में ग्राहक कम आते हैं? क्या दुकान में ग्राहक आकर लौट जाते हैं? क्या दुकान में ग्राहकों से झगड़ा हो जाता है या दुकान में काम करने वाले ही धोखा देते हैं? अगर आपकी भी ये समस्याएं हैं तो आज का कालचक्र सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी दुकान का पूरा वास्तु बताएंगे और आपकी दुकान का आकार, काउंटर और कैश काउंटर कैसा होना चाहिए जिससे आपका घाटा रुक जाए और आपके ग्राहक भी आने लग जाए। आज यही चर्चा होगी और यही बताएंगे आपको पंडित जी कालचक्र में। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि दुकान या कारोबारी स्थल में मुख्य द्वार कहां और कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए। पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं, बताएं पंडित जी। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है और ये वास्तुशास्त्र में जो दिशाओं का महत्व है ये विज्ञान परक है। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में 16 प्रकार के दरवाजों की कल्पना की गई है। 16 प्रकार के जो दरवाजे होते हैं उन्हीं के नाम पर घर का नाम होता है। 16 नाम के घर होते हैं। ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम खरं च कांतम च मनोरमम च सुवक्त्र संज्ञम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। और उसका नियम यह है कि पूर्व दिशा का साला ध्रुवांक वास्तुशास्त्र में 1 है, दक्षिण दिशा का साला ध्रुवांक 2 है और पश्चिम दिशा का साला ध्रुवांक 4 है और उत्तर दिशा का साला ध्रुवांक 8 है। अगर इन चारों संख्याओं को आप जोड़ें तो योग आएगा 15 और 15 में एक साला ध्रुवांक जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 16। तो जिन घरों के दरवाजे चारों दिशाओं में खुलते हैं उस घर का नाम होता है विजय गृह। क्या नाम होता है? विजय गृह। पहले राजा महाराजाओं के जो महल बनते थे उन महलों के दरवाजे चारों दिशाओं में होते थे, क्योंकि जैसे किसी आवश्यकता के अनुसार निकलना है तो दिक्सूल है तो उस दिशा से नहीं निकलेंगे जिस दिशा से निकलने में दिशाशूल होगा। प्रवेश करते समय उस दिशा से नहीं आएंगे जहां से योगिनी उल्टे होगी। तो ये क्रम था वास्तुशास्त्र का। अब आज व्यावसायिक युग में दुकानों पर भी इसका असर है। अगर आपकी दुकान नॉर्थ फेसिंग उत्तर मुखी है, माने जब आप अपने दुकान में बाहर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो आपका मुंह उत्तर की तरफ होता है और जब दुकान में आप प्रवेश करते हैं तो आप साउथ फेसिंग होते हैं। तो अगर मुख्य द्वार उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में है तो ये होना चाहिए। अगर दुकान पूर्व मुखी है तो उत्तर पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होना चाहिए। मुख्य द्वार पूर्व दिशा के केंद्र तक फैला हो सकता है। दक्षिण मुखी दुकान है तो मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में दक्षिण पूर्व के कोने में होना चाहिए, माने साउथ ईस्ट में होना चाहिए। पश्चिम मुखी दुकान है तो मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम दिशा या पश्चिम दिशा के मध्य तक होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि चाहे आपकी दुकान का मुख्य द्वार किसी भी दिशा में हो,
लेकिन मुनाफे के लिए, ग्राहकों की आवक बढ़ाने के लिए मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। दुकान या कारोबारी स्थल का प्रवेश द्वार बहुत साफ, सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। दुकान के मुख्य द्वार के पास गंदगी, नाला, गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। दक्षिण या पश्चिम मुखी दुकानों या कारोबारी स्थल के मुख्य द्वार के सामने गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दुकान के मुख्य द्वार के सामने बिजली का खंभा, विज्ञापन का बोर्ड, लंबी लटकती हुई बिजली की वायर नहीं होनी चाहिए। दुकान का मुख्य द्वार हमेशा दुकान के अंदर की ओर खुलना चाहिए। ऐसा होने से लक्ष्मी और संपन्नता का वास रहता है। दुकान का प्रवेश द्वार पतला न होकर चौड़ा और खुला होना चाहिए। अगर आप इन बातों पर ध्यान रखें तो निश्चित रूप से दुकान में आने वाले लोग काफी शांति महसूस करेंगे और इत्मीनान के साथ अपने वस्तुओं का क्रय करेंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने मुख्य द्वार के बारे में तो आपको बताया और बहुत महत्वपूर्ण है आज का शो आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए शो हमने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको ये जानना कि कैसे वास्तु साइंस होता है। जैसा कि पंडित जी ने जिक्र किया कि साइंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है वास्तु, इसलिए आज का शो आप ध्यान से सुनिए। और खास तौर पर जो कारोबार करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, और मैं बता दूं कि आप चाहे छोटा कारोबार करते हैं या बड़ा कारोबार करते हैं, आप सबके लिए शो बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय वक्री होकर के अपने नीच राशि कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। अच्छी बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि आपके आय भाव में आमदनी के स्थान में अपने मूल त्रिकोण का शनि है। तो ऐसे में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी सेविंग्स, बचत बढ़ाने की कोशिश करिए। और जहां तक आपके नौकरी का प्रश्न है तो दसम भाव में बैठा शुक्र आपके काम की तारीफ कराएगा और माता पिता का सहयोग मिलेगा। लेकिन छठे भाव में चंद्रमा के साथ केतु है, इसलिए कहना चाहता हूं वायरल, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से अपनी रक्षा कीजिए। अगर जरा सा भी सेहत खराब हो रही है तो गर्म पानी का सेवन करिए और थोड़ा सा सावधानी बरतिए। और आज आपको चाहिए कि अपनी वाहवाही के लिए या अपनी प्रशंसा के लिए किसी तरह की झूठ न बोलें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है और जो आपके एकादश भाव का स्वामी है, और आपके धन भाव का स्वामी बुध है जो बृहस्पति से परस्पर आमने सामने है। ऐसे में अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में, चाहे वो एफडी में, चाहे वो शेयर मार्केट में, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिल सकता है। लेकिन मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि आप मनमानी निर्णय ले लें। आप थोड़ा सा सोच विचार कर निर्णय लें। किसी भी काम में आलस्य बिल्कुल न दिखाएं। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। पिता की सेहत खराब हो सकती है। आज कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। हो सके तो गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज
कालचक्र में हम चर्चा कर रहे हैं कारोबार से जुड़े उन बातों पर जो खास तौर पर हर कारोबारियों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप दुकान चलाते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं तो कैसे आपको वास्तु का ध्यान रखना चाहिए, ये आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि दुकान के आकार के बारे में, कि दुकान का आकार कैसा होना चाहिए जिससे दुकान में पॉजिटिव एनर्जी मिले और ग्राहक भी ज्यादा से ज्यादा आए। पंडित जी बताएं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वास्तु के अनुसार गौमुखी आकार की दुकान अच्छी होती है। तो पहले आप ये जान लीजिए गौमुखी क्या है। गौमुखी का मतलब होता है जिस दुकान का आगे का भाग सकरा हो, पतला हो और पीछे का भाग चौड़ा हो, उसको कहते हैं गोमुखी। गोमुखी आकार की दुकान यानी ऐसी दुकान जो लंबी तो होती है लेकिन आगे से चौड़ाई कम होती है और पीछे से चौड़ाई ज़्यादा होती है। गौमुखी आकार की दुकान वास्तु के अनुसार शुभ नहीं मानी जाती है। फिर सवाल उठता है कि क्या सिंहमुखी दुकान शुभ है। तो मैं आपको बता दूं, सिंहमुखी यानी ऐसी दुकान जिसका पिछला भाग सकरा हो और अगला भाग चौड़ा हो। ऐसी दुकानें शुभ फल देती हैं और लाभकारी होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बात केवल दुकान पर लागू होती है, घर पर नहीं। अगर घर ऐसा होगा तो विनाशकारी होगा, आवास ऐसा होगा तो विनाशकारी होगा। जिसका अगला भाग ज़्यादा पिछला भाग सकरा होगा, ऐसा अगर आवास होगा तो फिर ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि दो प्रकार के पिंड होते हैं, एक जीविका पिंड होता है, एक प्रसूति पिंड होता है। जीविका पिंड का मतलब कि जहां आप न खाना बनाते हैं, न गर्भाधान होता है, न वहां प्रसूति होती हैं महिलाएं और न वहां बच्चे पैदा होते हैं, वो मतलब कि जो है जीविका पिंड है, जहां सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए प्रयास होते हैं, ये आपको कहा जाता है जीविका पिंड। और जहां गर्भाधानादि 16 क्रियाएं होती हैं और जहां बच्चे पैदा होते हैं, जहां बच्चों का बचपन में पालन पोषण होता है, जिस घर में किचन होता है, जिस घर का बना हुआ भोजन सब लोग करते हैं, ये है प्रसूति पिंड। तो प्रसूति पिंड और आजीविका पिंड में दोनों में अंतर है। आप दुकान के लिए तो बहुमुख जगह चयन कर सकते हैं, लेकिन आवास के लिए बिल्कुल नहीं। इस बात का ध्यान रखना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक रानी अंबाला से जुड़ चुकी हैं। रानी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिए। पंडित जी, हमको 2 प्रश्न है। एक तो कि मेरे पति जो है उनका जन्म तिथि है 15/1/78 और वो थोड़ा शराब का भी सेवन करते हैं और उनको थोड़ा तबीयत का भी प्रॉब्लम है, बीपी शुगर का है। तो एक तो बताइए कि किसी तरह वो बिल्कुल छोड़ दे और स्वस्थ रहे। और दूसरा प्रश्न है कि मेरा एक मकान है जो मेरी सास ने, वो सास नहीं रही, मेरे और मेरी ननद के साथ एक साथ बना दी थी। अब वो मकान मेरी ननद हमको दे नहीं रही है, तो क्या किया जाए जो आसानी से हो जाए और झगड़ा लड़ाई नहीं। देखिए, ऐसा है, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये देना चाहता हूँ आपको कि जैसे आपके पतिदेव की सेहत खराब रहती है, बीपी शुगर की उनको प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे देश की तो नींव जो है माताएं ही हैं। मतलब नारी शक्ति अगर न हो तो हमारा देश कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। चाहे जितना 1000 करोड़ का मकान बना दिया जाए सोने चांदी का, लेकिन अगर उस घर में महिला न हो तो वो घर शमशान बन जाता है। और चाहे झोपड़ी हो, अगर उस घर में देवी जैसी कोई महिला हो तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। तो देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि पंडित जी मुझे ही थोप रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप शक्ति की केंद्र हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुर्गा सप्तशती की किताब ले लीजिए, गीता प्रेस की लीजिएगा। ये जो हिंदी वाली किताबें छप रही हैं इनको मत लीजिएगा, गीता प्रेस की किताब लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती। और उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नाम का एक चैप्टर है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। रोज दुर्गा जी के चित्र के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर सुबह शाम आप दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है
उसका 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करना शुरू करिए और एक प्लेट में थोड़ा सा गुड़ रख करके माता को भोग लगाइए और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के, और जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो आप कहिए कि हे माँ, ये पाठ मैं आपको देती हूँ, आप मेरे पति का दुर्व्यसन छुड़ा दीजिए और उनकी सेहत ठीक कर दीजिए। ऐसा कहकर जल माता के सामने गिरा दीजिए। ये उपाय लगातार आप 6 महीने करिए और पति से शराब न पिएं, इसके लिए मुंह से कभी मत कहिए। जो कहना है सब माता से कहिए। अगर ये अनुष्ठान आपका 6 महीने हो गया तो आप विश्वास करो शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसी मन में उच्चाटन की स्थिति बन जाएगी कि शराब की तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे। दूसरी बात, जरा सा संयम नियम बरतेंगे तो रोगों में भी राहत मिल जाएगी। जहां तक दूसरा प्रश्न तुमने किया है रानी, प्रॉपर्टी के लिए, तो बेटा बृहस्पति और बुध की स्थिति अभी परस्पर प्रत्यक्ष बहरा है। तुम्हारे नंद का अभी जो मतलब की नियति है वो बड़ी शुद्ध और पवित्र नहीं है। हाँ, अगर तुम शांत रहो और 9 जून 2025 को तुम प्रयास करो इस मकान को पाने के लिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, एक तारीख नोट कर लो, 9 जून 2025। उस दिन आपको इस कार्य में सफलता मिल सकती है। लेकिन अभी बात बढ़ा करके केवल तनाव बढ़ेगा, क्योंकि अभी उनकी मन स्थिति ठीक नहीं है। ये उपाय आप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में इस समय नीच का मंगल है, तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आज मंगलवार का दिन है, आज बिल्कुल आपको न तो उधार लेना चाहिए न तो उधार देना चाहिए। उधार ले लेंगे तो जिंदगी सड़ जाएगी, वापस नहीं कर पाएंगे, और उधार दे देंगे तो जूतियां घिस जाएंगी, वापस नहीं मिलेगा। और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट फार्मूला ना अपनाएं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। आज ज़्यादा इमोशन में, ज़्यादा भावुकता में आना आपके लिए हानिकारक है। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और साथ ही जानेंगे कर्क राशि का राशिफल, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, सीता लुधियाना से। सीता, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते सीता मैया। पंडित जी, मेरी बेटी है मनीषा, उसका जन्म 4 जून 2006 में हुआ था। पंडित जी, उसने अभी BCA ली है, मगर अभी वो कह रही है कि मुझे BBA करना है। तो आप मुझे बताइए कि उसको BCA ठीक रहेगा कि BBA ले ले। देखो, सही बात तो ये है कि पंचम से पंचम भाव का स्वामी जो है शुक्र है, और बुध और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। इसको मैनेजमेंट की ही पढ़ाई करानी चाहिए। इसको BBA MBA ही कराना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पढ़ाई होने का योग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका बिल्कुल इंटरेस्ट जो है कंप्यूटर साइंस में नहीं है। इसको आपको BBA ही कराना चाहिए, और BBA कराने के बाद MBA के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट की अच्छी पढ़ाई करके अपना अच्छा करियर बना सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं मुंबई से, अभिषेक। अभिषेक, आप अपने सवाल पूछिए। अभिषेक, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी पंडित जी नमस्कार, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ मुंबई से। जी पंडित जी, मेरा जन्म तारीख है 15 जून 1980, स्थान झांसी, शाम के 7:30 बजे। जी पंडित जी, मेरा अभी एक जॉब चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो आप अगर बताएंगे कि मेरे लिए कोई बिजनेस अच्छा है, अगर मैं कोई बिजनेस कर सकूं, और अगर बिजनेस करूं तो कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा। और मेरी माता जी की तबीयत भी बहुत खराब रहती है, तो उनके लिए कुछ बता दें अगर। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो उनका अगर कुछ बता पाए आप तो।
देखिए अभिषेक, ऐसा है बेटा, नौकरी आपकी जो चल रही है वो संतोषजनक है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है। आपके चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी बुध है, जो अपने भाव से खडाष्टक बनाता हुआ बुध इस समय वृश्चिक राशि में स्थित है। अभी व्यवसाय करने के लिए न तो आपके पास पर्याप्त पूंजी है और न किसी व्यवसाय का पर्याप्त आपको अनुभव है। अगर अभी आप व्यवसाय शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आधे अधूरे पर व्यवसाय समाप्त हो जाएगा और आपके आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। अभी कम से कम, जहाँ तक मेरा अपना दृष्टिकोण है, अगस्त 2028 तक आपको किसी तरह से नौकरी में बने रहना चाहिए और नौकरी से ही अपना मतलब कि भरण पोषण करना चाहिए। 2028 के बाद आपको चाहिए कि आप एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित, जैसे किताब, कॉपी, कलम, कागज, स्टेशनरी, इन सब से जुड़ा कोई होलसेल या रिटेल का काम कर सकते हैं। ये व्यवसाय आपके लिए शुभदायी और फलदायी रहेगा। जहाँ तक आपने अपने माताजी के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो अभिषेक जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मातृभाव में सूर्य की स्थिति है। सूर्य जो है हड्डियों में रोग देता है और हृदय से संबंधित भी बीमारी देता है। तो आप अपने माताजी से कहिए कि किसी भी कीमत पर आलस्य का त्याग करके सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल दिया करें और एक रुद्राक्ष की, 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला उनके गले में धारण करवा दीजिए। शुद्ध अशुद्ध अवस्था में हर समय उस माला को धारण करके रखें और रविवार के दिन नमक कम खाएं। निश्चित रूप से ये उपाय उनको फायदा करेगा और काफी हद तक उन्हें लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में नीच का मंगल विराजमान है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में फंसा हुआ है। इसका मतलब कि आपके आमदनी का जो माध्यम है वो बहुत आज सीमित रहेगा। मेहनत से मन मत चुराइए, मेहनत करिए। और यदि आपके अंदर जरा सा भी अहंकार आया तो आज कहीं न कहीं विवाद होगा, ये बात भी पक्का मान लीजिए। इसलिए थोड़ा सा नम्र रहने की कोशिश करिए। और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र मंगल से दृष्ट होने के कारण इस बात का संकेत कर रहा है कि माँ की सेहत बिगड़ सकती है। यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरतें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे चर्चा करेंगे कि वास्तु के हिसाब से आपको कैसे अपने दुकान को रखना चाहिए और कैसे आगे कारोबार में इससे तरक्की मिलेगी। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक झांसी से जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी बोलूं? नाम बताइए। विवेक यादव झांसी से बोल रहा हूँ पंडित जी। जी, मैं अपनी बेटी और बेटा के बारे में प्रश्न जानना चाहता हूँ। बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2004 और बेटा का है 25 नवंबर 2005। तो चलो आपके बेटे के बारे में बताता हूं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी जो हैं वो क्रमशः शुक्र और बृहस्पति हैं। तो शुक्र और बृहस्पति का इत्थसाल स्नेहा दृष्टि से हो रहा है। आपके बेटे का वर्तमान भी अच्छा है और आपके बेटे का भविष्य भी अच्छा रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। बस अपने बेटे से एक रिक्वेस्ट करिए कि वो हर दिन नहाने के बाद 2 मिनट लगेगा दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया करे। अगर वो दुर्गा जी का पाठ करता रहेगा और दुर्गा जी की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी तो वो दिन दूना रात चौगुना उन्नति को प्राप्त होता रहेगा। अब जहाँ तक आपके बेटे का प्रश्न, पहली आपकी बेटी थी ना और दूसरा बेटा, जहाँ तक उसका प्रश्न है तो उसके विषय में भी बताऊं कि बृहस्पति और शुक्र की वो उसका भी भाग्य बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
और आज आपकी दुकान के वास्तु से जुड़ी हर दुविधा खत्म होगी। और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं बेसमेंट की। जिन लोगों की दुकान या कारोबार बेसमेंट में है, उन लोगों का बिजनेस कैसा चलता है, क्या ऐसे लोगों को फायदा होता है या नुकसान, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। किसी भी दुकान या कारोबारी स्थल के लिए बेसमेंट का चुनाव लाभदायक नहीं होता है। ऐसा कारोबारी स्थल विकास में बाधा बनता है। दुकान में ग्राहक कम आते हैं, मुनाफा प्रभावित होता है, कारोबारी हमेशा किसी न किसी तरह की समस्या से घिरा रहता है। कर्ज लेने की नौबत भी कभी कभी आती है। रिश्तेदारों, साझेदारों और दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं। बेसमेंट में कारोबारी क्षेत्र कानूनी मामलों में भी उलझा सकता है। लेकिन अगर आप अधिवक्ता हैं, अगर आप चिकित्सक हैं, अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो बेसमेंट में अगर आप काम करेंगे तो भी आपका काम फलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो आपकी दुकान नहीं है, वहाँ आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं और अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और अपने दिमाग का उपयोग करके कमाते हैं। दुकान वो है जहाँ वस्तुओं को दे करके पैसा पाया जाता है। ये दुकान नहीं है, ये एक तरह की कंसल्टेंसी, एक तरह का आप विचार का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए अगर ये काम बेसमेंट में किया जाएगा तो इसमें फायदे की संभावना रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि का स्वामी सूर्य भले ही आपके पंचम भाव में है, लेकिन आपके धन भाव में चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। निश्चित रूप से जरा सी भी लापरवाही आज आपका धन हानि करा देगी। सहकर्मियों से तालमेल बढ़ेगा, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी को अपशब्द ना कहें। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं दुकान के कैश काउंटर की। दुकान या कारोबार में कैश काउंटर वास्तु के लिहाज से कैसा होना चाहिए, ये जानते हैं। बताया पंडित जी। देखिए, कैश काउंटर उस जगह को कहते हैं जहां दुकान में आने वाला पैसा रखा जाता है। छोटी दुकानों में ज़्यादातर कैश काउंटर दुकानदार के बैठने वाले स्थान पर ही होता है, लेकिन बड़े कारोबार में कैश काउंटर अलग स्थान पर होता है। ऐसे में कैश काउंटर का आकार हमेशा वर्गाकार होना चाहिए या आयताकार होना चाहिए। कैश काउंटर दुकान या कारोबारी स्थल में उत्तर दिशा से उत्तर पूर्व दिशा तक कहीं भी रखा जा सकता है। कैश काउंटर को हमेशा दूसरे काउंटर की तुलना में थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। कैश काउंटर को खोलते या बंद करते समय किसी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कैश काउंटर को कभी खाली न छोड़ें और कैश काउंटर को बाथरूम, स्टोर रूम, मुख्य द्वार या दुकान की सीढ़ी के नीचे भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कन्या राशि में चंद्रमा और केतु की स्थिति है। कन्या राशि के व्यय भाव का स्वामी सूर्य इस समय पंचम भाव में अपने भाव से गोचर कर रहा है। ऐसे में घरेलू सुख सुविधाओं पर आप खर्च कर सकते हैं। मुश्किल काम भी समय पर आप पूरा कर लेंगे। कोई घर में आज मेहमान आ सकता है। स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले सोच विचार जरूर करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं ब्रिजेश वाराणसी से। ब्रिजेश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी प्रणाम। जय विंध्यवासिनी माई। जय मां प्रभु जी, विंध्यवासिनी। दो क्वेश्चन पूछना था गुरु जी। एक तो मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहता है और मेरे बच्चे का भविष्य जो है 9 दिसंबर 1999 का पैदा है, बीटेक कर चुके हैं सिविल से, तो दोनों के लिए थोड़ा सा कुछ बताएं। देखो, आपके स्वास्थ्य के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ब्रिजेश बाबू रोग भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, और शुक्र और बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। मेन रोग आपको जो है वो है एलर्जी का, और एलर्जी के साथ साथ आपको अपने लीवर के बारे में भी डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में लीवर भी फैटी होने का कारण बनता है। तो अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं मिल रहा है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊं कि आपके पुत्र भाव से आजीविका भाव का स्वामी शुक्र शनि हैं। दोनों की द्वितीय द्वादश की स्थिति है। बहुत शीघ्र भविष्य में, माने 29 मार्च 2025 के पहले वो संतोषजनक आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत हो जाएगा और उसका भविष्य मंगलमय होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी वो बनारस में रहें तो उन्हें कहिए कि वो मंगलवार या शनिवार के दिन संकट मोचन हनुमान मंदिर पर जा करके और वहाँ हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर दें। अगर ये क्रम उन्होंने 7 बार कर दिया, अगर एक साल में भी 7 बार कर दिया, तो आप विश्वास करिए पूरे जीवन फिर उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चतुर्थ भाव में शुक्र इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है, और आपके व्यय भाव में चंद्रमा और केतु की स्थिति है। आपका बचाया हुआ पैसा कल तक जिसे आपने जोड़ा था, आज वो खर्च हो सकता है, और आज कुछ आप तनाव में रहेंगे, जिसके कारण आप काम में गलतियां भी कर सकते हैं, और किसी करीबी व्यक्ति से बेवजह की अनबन हो सकती है। मन भी आज अशांत रहेगा, क्योंकि चंद्र केतु आपके 12वें भाव में है। किसी के लिए गलतफहमी ना पालें। आज किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से जानते हैं कि कैसा होना चाहिए दुकान का काउंटर, और अब ये हमारे दर्शकों को पंडित जी बताएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि काउंटर कैसा होना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, दुकान का काउंटर चौकोर, आयताकार या कोणीय हो सकता है, लेकिन गोलाकार काउंटर से धनहानि होती है। समृद्धि के लिए काउंटर को दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में भी आप रख सकते हैं। अपनी दुकान के काउंटर को हमेशा साफ सुथरा रखें। और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप अपने कैश काउंटर में एक मोती शंख लाल रंग के कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर केसर चंदन का तिलक लगाकर और धनतेरस या विजयदशमी दिवाली के दिन स्थापित कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा अनुभव कह रहा है, कि कभी आपका हाथ पैसे से खाली नहीं रहेगा और कभी आपका कैश काउंटर पैसे से खाली नहीं रहेगा। कदम कदम पर सफलता आपके साथ रहेगी। ये बहुत बड़ी चीज है। मोती शंख अगर कैश काउंटर में है, चाहे छोटी वाली ही मोती शंख हो, ठीक है, और इसे लाल कपड़े में लपेटकर इसके ऊपर चंदन और केसर घिस कर लगा करके और स्थापित कर लीजिए। साल में एक बार इसको दिवाली पूजा में निकालिए, और जैसे लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं वैसे इस मोती शंख की भी पूजा करिए। और फिर दिवाली के बाद परिवा के बाद द्वितीया जब आती है, जिसको यम द्वितीया कहते हैं, उस दिन लाल कपड़े में लपेटकर फिर कैश काउंटर में उसको रख लीजिए। विश्वास करिए, आपको ऐसी सद्बुद्धि मिलेगी कि आप कभी कोई गलत डिसीजन लेंगे ही नहीं जो आपके लिए आत्मघाती हो। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक राधा जयपुर से जुड़ चुकी हैं। राधा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी,
हाँ बोलिए। मैं मेरी बिटिया के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका किसके नाम बारे है में? ऋतिका अग्रवाल। बिटिया के बारे में। उसका नाम है ऋतिका अग्रवाल। उसका टाइम है 4 अप्रैल 1999 और टाइम है उसका 2:22 दोपहर का समय है और प्लेस है जयपुर। पंडित जी मुझे जानना है कि इसका विवाह कब तक होगा और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ऐसा है, वैवाहिक जीवन तो इनका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी विवाह में ही विलंब दिखाई दे रहा है। मंगल और शुक्र की स्थिति परस्पर सप्तम है, अभी इनके विवाह में देरी दिखाई दे रही है और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि इनका विवाह 2025 के नवंबर दिसंबर से लेकर के और 2026 के मार्च अप्रैल तक होने की संभावना है। वैसे आपको चाहिए कि आप इनसे कहें कि ये सोमवार का व्रत करें और सोमवार को शिव मंदिर में जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं और एक घी का दिया जलाएं। अगर 1 साल तक ये उपाय लगातार कर लें तो निश्चित रूप से इनका विवाह बहुत अच्छे परिवार में और बहुत अच्छे वर के साथ होगा। भगवान शिव मतलब अनहु कुछ भी कर सकते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव की आराधना से सारी मनोकामना इनकी पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में बुध की स्थिति है 16 अंश 40 कला पर। आपका राशि स्वामी मंगल नीच राशि में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। पक्की बात है कि फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, काम का बोझ बढ़ सकता है, परिवार को लेकर के ज्यादा आप इमोशन में हो सकते हैं और आज थकान भी महसूस होगी। अपना गुस्सा और तनाव दूसरों पर ना निकालें। आज थोड़ा सा शहद जरूर खाएं और फिर काम शुरू करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं मंडी से। राजेश आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी राम राम। राम राम भैया। पंडित जी मेरा नाम राजेंद्र है, मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे 2 प्रश्न है। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है राहुल ठाकुर और छोटे बेटे का नाम है रजत ठाकुर। राहुल ठाकुर की डेट ऑफ बर्थ है 18/2/2003। उसने सिविल में बीटेक कर रखा है, अभी वो कोचिंग कर रहा है। तो भविष्य में उसको क्या कोई सरकारी नौकरी का योग है या वो प्राइवेट नौकरी में जाए? और दूसरा बेटा मेरा बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग में कर रहा है, वो चाहता है कि मैं सीडीएस करूं, क्या सीडीएस में उसका भविष्य है? प्लीज बताएं। देखिए ऐसा है कि पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी, बड़े पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे 10म भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि का सदाष्टक योग इस बात का संकेत कर रहा है कि इन्हें सरकारी नौकरी के लिए प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैकेज पा सकते हैं और इनका भविष्य सुधर सकता है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा अच्छी ऊंचाई पर पहुंचने में, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान कहता है कि अगले 5 वर्षों के बाद इनका भविष्य बहुत सुखद हो जाएगा। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए 10म भाव का स्वामी शनि है और सीडीएस में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका मंगल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सीडीएस के थ्रू सेना में बड़े पदों पर नियुक्ति होती है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और उसके लिए मंगल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मंगल इनके 4th भाव में नीच राशि का है। सीडीएस में ये प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो उसी में छटेंगे। ऐसे में 1-2 बार छटने के बाद ये एंजाइटी और डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए अगर ये सीडीएस की तैयारी करें तो इनके मन मस्तिष्क को ऐसा बनाइए आप कि बेटा अगर हो जाए तो अच्छी बात, अगर ना हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात। दोनों परिस्थितियों को इनके मन में बैठा करके तब तैयारी करवाइए, क्योंकि होने का योग कम, न होने का योग ज़्यादा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की कि क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन।
देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य देव विराजमान है, लेकिन आपके व्यय भाव में बुध है जो आपके आजीविका भाव का स्वामी है। इसलिए आज हो सकता है कि आपको उधार लेना पड़े, लेकिन मंगलवार है, ब्याज पर तो 1 रुपया उधार मत लीजिएगा, चाहे जितनी दुर्गति हो जाए, क्योंकि आज का लिया हुआ उधार कभी खत्म नहीं होता है। आज कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। परिवार में तालमेल बनाने की कोशिश करें। आज पेट खराब हो सकता है, बाहर के खाने से बचें। नौकरी में बदलाव सोच समझ कर करें। किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में शुक्र की स्थिति। मकर राशि का स्वामी शनि धन भाव में इस समय अपने मूल त्रिकोण राशि में, तृतीय भाव में राहु। आज निवेश करने की कोशिश करिए। आज कहीं पैसा लगाने की कोशिश करिए, उसका रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर भी आपको मिलेंगे। बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। आज बहस और गुस्सा करने से बचें। आज धर्म स्थान में कुछ भी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके व्यय भाव में शुक्र है। खर्च पर काबू रखिए। अगर शॉपिंग का कीड़ा आपके मन में आया तो बजट बिगड़ेगा। कार्य पूरा होने में समय लग सकता है। आज पुराने दोस्तों से मुलाकात भी होगी। स्किन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। लापरवाही के कारण नुकसान हो सकता है। चावल की खीर बनाकर लक्ष्मी मंदिर में चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जान लेते हैं मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि राहु की स्थिति आपके राशि में और व्यय भाव में शनि, ये निश्चित रूप से आपके खर्चे को बढ़ाएगा। बहुत रोकते रोकते भी खर्चा होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि धन लाभ भी होगा। आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। वैवाहिक रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। ओवर एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। किसी भी हालत में धैर्य ना खोएं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले सुबीन कुमार सिंह और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुबीन, आपके सारे डिटेल पंडित जी को बता दिए हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी हाँ, खुश रही भैया। ये ना मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो मेरा कैरियर के बारे में, कैरियर क्योंकि काफी अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी ग्रोथ नहीं हो, और दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी, और फिर है आपसी मतलब पारिवारिक संबंध बिजनेस कैसा रहेगा वाला टाइम। देखिए, ऐसा है, आपका जन्म जो है तुला लग्न में हुआ है। आपकी जन्म राशि जो है कुंभ राशि है। आप बृहस्पति की महादशा में पैदा हुए थे। 7.5 साल बृहस्पति बचपन में था। ये दशा आपकी अच्छी थी। उसके बाद शनि की दशा शुरू हुई। 19 साल तक शनि रहा। शनि भी आपके जीवन के लिए बुरा नहीं था, ठीक था, जिसमें आपकी शिक्षा दीक्षा ठीक हुई। अब उसके बाद में बुध की दशा शुरू हुई। बुध आपका भाग्येश था। 26 साल की उम्र से लेकर के और लगभग 26 साल से लेकर के 17 वर्षों तक आपका समय लगभग ठीक चला। लेकिन मई 2022 के बाद से आपकी केतु की दशा शुरू हुई है और केतु आपके रोग स्थान में बैठा हुआ है और केतु में मंगल का अंतर चल रहा है। न तो ये आपके सेहत के लिए सही समय है, न आपके करियर में कोई उन्नति हो रही है। इस समय आपको चाहिए कि आप ओम केंग केतवे नमः इस मंत्र का 10 माला जप 81 दिन करने की कोशिश करें और आपको केतु के लिए 7 प्रकार के अनाज 1-1 किलो और एक कंबल
शनिवार को किसी भिखारी को दान करना चाहिए। और केतु के लिए हो सके तो एक सफ़ेद रंग का झंडा बनवा करके उसमें बीच में ओम लिखवा करके बुधवार को किसी पीपल के पेड़ में भी लगाना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य में और आपके करियर में सुधार की संभावना बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। दुकान में बिक्री बढ़ाने और बरकत के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को आटा और गुड़ मिलाकर रोटी बनाएं और उसे गाय को खिलाएं। एक पीले कपड़े में 5 कौड़ी, केसर और चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। हर रोज कौवे, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाएं। बरकत के लिए दुकान में कूड़ेदान हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा के कोण में रखें। अपनी दुकान में कुबेर यंत्र या श्री यंत्र स्थापित करें। दुकान पर जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आए तो उसका तिरस्कार न करें। अपनी दुकान के बाहर स्वास्तिक बनाएं और आम के पत्तों का तोरण भी लगाएं। सोमवार के दिन दुकान जाएं तो घर से निकलने से पहले अपना चेहरा शीशे में देखें। मंगलवार को दुकान जाने से पहले गुड़ खाकर घर से निकलें। बुधवार को दुकान जाने से पहले साबुत धनिया का एक दाना मुंह में डालकर निकलें। गुरुवार को दुकान जाने से पहले थोड़ा सा 2 दाना जीरा मुंह में डाल लें। शुक्रवार को दुकान जाने से पहले 1 चम्मच दही और चीनी खा लें। शनिवार को थोड़ी सी अदरक या उड़द की दाल खाकर घर से निकलें। रविवार को घी या दलिया खाकर दुकान के लिए निकलें। और इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी बात आप सबसे कहना चाहता हूँ वो ये, अब ये बात मेरी आध्यात्मिक है। अभी तक जो मेरी बात थी वो ज्योतिष की थी, अब ये बात मेरी आध्यात्मिक है। दुकान में प्रवेश जो भी व्यक्ति करे, स्त्री हो या पुरुष, स्त्री हो तो आप समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आ रही हैं, और पुरुष आए तो आप समझ लीजिए भगवान श्रीहरि आ रहे हैं। वो चाहे आपका जितना सामान उल्टवाए पुलटवाए और न भी ले, तो भी आप ये सोचिए कि प्रभु आए, उन्होंने कुछ समय दिया मुझे, और दुखी मत होइए, खुश होइए और उनके साथ ऐसा व्यवहार और बर्ताव कीजिए कि उनका मन प्रसन्न हो जाए। विनम्रता आप में झलकनी चाहिए। अहंकार, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक बात जान लीजिए, भगवान विष्णु को भृगु ने जब लात मारा था तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, मेरे पत्थर जैसा ये हृदय है, कहीं आपके मुलायम पैरों में चोट तो नहीं आई। तो लक्ष्मी जी ये देख के भले नाराज हुई थी, लेकिन लक्ष्मी जी ये इस सहनशीलता पर भगवान विष्णु के ऊपर फिदा हो गई और आज तक उन्हीं के चरणों में पड़ी हैं। जो पुरुष सहनशील होता है, जिस पुरुष के अंदर सहनशीलता होती है, लक्ष्मी उसी के साथ रहती हैं, ये बात पक्का समझ लीजिए। और जो तुनक मिजाज होता है, जो घमंडी होता है, जो क्रोधी होता है, जो गुस्सैल होता है, ज़्यादा दिन तक लक्ष्मी उसके पास नहीं रहती हैं। अगर किसी तरह से लक्ष्मी आ भी गई तो बहुत जल्दी चली जाती हैं। इसलिए अगर आपको लक्ष्मी का कृपा पुत्र बनना है तो आपको अपने अंदर सहनशीलता, गंभीरता, उदारता, नम्रता, सौम्यता और हर समय चेहरे को हंसमुख बनाए रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेंगू बुखार के पेशेंट की तरह आप सड़ा सा मुंह बनाकर दुकान में बैठें और जो आए आपको देखकर उसको निगेटिविटी महसूस हो और दुकान से निकलकर चला जाए। इसलिए पहले आप अपने को भी ठीक करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।